जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत को देख रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग जो इस इतिहास वाले सब्जेक्ट में आधुनिक भारत को देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमारा 3 वीडियो आ चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे उस 3 वीडियो को आप देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। हम लोग तो इतिहास को पढ़ रहे हैं एक कहानी के माध्यम से, यानी कि एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को, मैं जो इस तरह का वीडियो बनाता हूँ, इसको अगर आप 2 से 3 बार अगर सुन लें तो उसके बाद और आप किसी भी बुक को पढ़ें, आपको अच्छी तरीके से वो दिमाग में फिट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने हमारा जो पार्ट 3 वाला था उसमें हम लोगों ने बहादुर शाह के बारे में देखा था। बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है फरवरी 1712 ईस्वी में। फिर उनके जो 4 बेटे थे, कौन? तो जहांदर शाह, जहान शाह और रफ़ी उस शान और अजीम उस शान, इन चारों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है गद्दी को लेकर। तो इस युद्ध में कौन विजयी रहता है, इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में ही जानेंगे। अब जैसे कि देखिए, बहादुर शाह के जो पिता थे, मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके भाई में क्या होता है, तो सत्ता को लेकर युद्ध होता है। तो सेम वही बात क्या होती है, जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है तो उनके 4 बेटों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो इस युद्ध में जहांदर शाह का विजय होता है और जहांदर शाह का जो विजय होता है इसमें उसको सहायता कौन करते हैं, तो जुल्फिकार खां। अब देखिए, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद एक नया प्रथा प्रारंभ हो गया था। तो वो नया प्रथा क्या था? तो देखिए, पहले जब किसी भी बादशाह की मृत्यु होती थी तो उनके जो राजकुमार होते थे वो गद्दी के लिए युद्ध करते थे और इसमें जो शाही सामंत होते थे, जो राजकुमार को सपोर्ट करते थे, उसका वो साथ देते थे। लेकिन अब शाही सामंत भी गद्दी के सीधे दावेदार होने लगे। तो ये एक नई प्रथा का प्रारंभ हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आते हैं कि जुल्फिकार खां की मदद से जहांदर शाह जीत तो जाता है, लेकिन ये शासन जो है चलाता कौन है, तो जुल्फिकार खां चलाता है। जुल्फिकार खां बहुत ही कर्मठ और योग्य व्यक्ति थे। अब वहीं जहांदर शाह की अगर बात करिए तो जहांदर शाह में कर्मठशीलता नहीं थी, वो आलसी भी थे, साथ ही साथ भोग विलास में अपना जीवन ज़्यादा व्यतीत करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जहांदर शाह एक खास वेश्या को रखते थे जिनका नाम था लाल कुंवर, और उसको ये अधिकार देकर रखे थे कि जब चाहे वो शासन प्रशासन में अपना टांग अड़ा सकते थे, यानी कि हस्तक्षेप कर सकते थे। जिस वजह से जो जहांदर शाह के शासनकाल में मुग़ल का जो साम्राज्य था, यानी कि मुग़ल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा जाता है। अब देखिए, बहादुर शाह जो थे उनके ही समय में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी। अब उन्हीं समस्याओं का समाधान टटोल रहे थे कौन, तो बहादुर शाह। लेकिन इसी बीच अनहोनी घट जाती है, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अगर वो शायद समस्या का समाधान खोजने में सफल हो जाते तो फिर से जो मुग़ल साम्राज्य था उसको पटरी पर ला सकते, लेकिन समय की मार उसको झेलनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जहांदर शाह के शासनकाल में जुल्फिकार खां ने कौन कौन से काम किए और किनके बीच में इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अब ये जो जुल्फिकार खां थे बहुत ही कर्मठ, योग्य और विद्वान आदमी थे, इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर उनको अपनी स्थिति दरबार में मजबूत रखनी है, साथ ही साथ साम्राज्य को भी बचानी है, तो इसके लिए उसको राजपूतों और मराठों के साथ में जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। इसका वो अनुमान पहले ही लगा लिए, इसलिए उन्होंने राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने का प्रयास किया। इस ओर कदम बढ़ाते हुए उन्होंने
जय सिंह और अजीत सिंह से हाथ मिलाया। अब जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दे दिए और साथ ही साथ मालवा की सूबेदारी भी दे दिए। वहीं जो अजीत सिंह थे उनको महाराजा की उपाधि देते हैं और गुजरात के सूबेदार भी नियुक्त करते हैं उसको, या तो शासक बना देते हैं गुजरात के। ये हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से बहादुर शाह की जो नीति थी वो राजपूतों के प्रति, मराठों के प्रति और सिखों के प्रति परिवर्तनशील रही थी, क्या वही नीति अब ये जुल्फ़िकार खां भी अपनाते हैं? तो इसको हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो मराठा और राजपूतों के प्रति तो इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, लेकिन जो बंदा बहादुर थे उनके साथ में इसका संबंध कैसा रहा? तो कहा जाता है कि बंदा बहादुर को लेकर ये दमनकारी नीति ही जारी रखते हैं, मतलब उनके साथ में वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करते हैं। कहा जाता है कि बहादुर शाह ने जब उत्तराधिकार के युद्ध को जीत लिया था तो उन्होंने अंधाधुंध जागीरें बांटी थी जो आदमी उनका साथ दिए थे, और पदोन्नति भी अंधाधुंध किए थे। इसी वजह से बहादुर शाह के समय में ही जो कोषागार था मुग़ल का, वो क्या हो गया था, बहुत ही डल हो गया था, या बोलें तो बहुत ही खाली हो गया था उसका कोषागार। तो इस यानी कि वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जुल्फ़िकार खां ने क्या किया, तो प्रयास किया। तो उन्होंने वो जो जागीरें थी उन पर प्रतिबंध लगाया कि नहीं, इसको इतना ज़्यादा नहीं बांटा जाना चाहिए, और भी जो अंधाधुंध ओहदे जो दिए जाते थे उन सारे चीज़ों पर रोक लगाया। तो आखिर ये क्यों किए इसलिए ताकि वित्तीय स्थिति, जो साम्राज्य का जो वित्तीय स्थिति था, इसको सुधारा जा सके। अब जुल्फ़िकार खां ने एक बहुत ही खास काम किया कि जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया एक धार्मिक कर था जो कि हिंदुओं को देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही खराब प्रथा को भी जन्म दे दिया। उस प्रथा का नाम था इजारा प्रथा। अब देखिए, इजारा प्रथा में क्या होता था, तो इसमें इजारतदार होते थे और बिचौलिया होते थे। अब इजारतदार क्या, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इजारा एक प्रकार का कर था, और इजारा जो वसूलते थे उसको इजारतदार कहा जाता था, और बिचौलिया तो आप जान ही रहे हैं। अब जुल्फ़िकार खां इजारतदारों से ये कहना शुरू कर दिए कि तुमको किसान से जितना भी लगान वसूलना है वसूलो, लेकिन उसका एक निश्चित राशि ही तुम सरकार को दो, यानी कि बादशाह को दो। तो अब इजारतदार जितना चाहे किसानों से उतना लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिए। इस वजह से किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया और किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय होना प्रारंभ हो गया। अब जब किसान की ही स्थिति दयनीय होगी तो बताइए कोषागार कहाँ से बढ़ेगा? कोई भी सरकार अगर आए, किसानों के लिए काम नहीं करे, तो देश की आर्थिक स्थिति तो चरमरानी स्वाभाविक सी बात है। तो वही उस समय में हुआ, किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गई और कोषागार जो भरना चाहिए वो भरा नहीं, बल्कि और ज़्यादा खाली होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि किसानों की स्थिति तो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब जुल्फ़िकार खां के बारे में ये कहा जाता है, कुछ इतिहास के बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि जुल्फ़िकार खां जो थे वो वजीर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो वो अपने वजीर के पद के महत्व को बढ़ाना चाहते थे। तो वो वजीर के पद के महत्व को क्यों बढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहते थे। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि उनके उनके विरुद्ध षड्यंत्र होना प्रारंभ हो जाता है। वहीं कुछ इतिहास के बुक में आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट ये लिख देता है क्या, तो ये जो थे जुल्फ़िकार खां, इनके प्रति क्या होना स्टार्ट हो जाता है, तो षड्यंत्र होना स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण कोई खास कारण नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ बुक कारण के साथ में छापते हैं। तो जो भी हो, तो हम लोग इसको बस ऐसे जानेंगे कि जुल्फ़िकार खां वजीर के पद को महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। तो क्यों महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे? क्योंकि वो खुद शक्तिशाली होना चाहते थे, इसलिए वो वजीर के पद के महत्व को बढ़ाना चाहते थे। तो शाही सामंत लोग उनसे क्या करने लगे, तो घृणा करने लगे कि ये क्या बात हुई। इसलिए जो शाही सामंत लोग थे उनके प्रति षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिए। अब उनके प्रति षड्यंत्र करते करते वो लोग
बादशाह के भी कान भरना शुरू कर दिए। किसके खिलाफ? तो जुल्फ़िकार खां के खिलाफ। अब ये जो थे जहांदर शाह, यानी कि उस समय के बादशाह कौन थे? तो जहांदर शाह थे। अब जहांदर शाह ऐसा खराब शासक था, इतना अयोग्य शासक था कि वो जुल्फ़िकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर देते हैं। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे और खराब बात क्या हो सकती है। अब देखिए, जुल्फ़िकार खां, ये जो जहांदर शाह थे, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट जुल्फ़िकार खां को उनके पद से बर्खास्त कर दे, क्योंकि जुल्फ़िकार खां के हाथ में बहुत ही ज़्यादा शक्ति थी और शासन का सारा बागडोर वो अपने हाथ में रखे हुए थे, सारा शासन वो चलाते थे। राजपूतों के साथ में उन्होंने ही संबंध अच्छे किए थे, इसलिए उनका संबंध राजपूतों के साथ में, मराठों के साथ में बहुत अच्छा था। तो इस बात को जहांदर शाह खां जानते थे। अब जहांदर शाह के बारे में देखिए क्या कहा जाता है कि ये अयोग्य तो थे ही, भोगविलासी वाला जीवन व्यतीत करते थे। इस बात को उनके जो भाई थे अजीम उस्सान, उसके बेटे फर्रुखसियर, कौन? तो फर्रुखसियर को पता चलता है। तो फर्रुखसियर कौन थे? तो जहांदर शाह का भाई कौन था? अजीम उस्सान। अजीम उस्सान के बेटे थे कौन? तो ये फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर सूबेदार कहाँ के थे? तो ये फर्रुखसियर सूबेदार कहाँ के थे, इसको आप गूगल करिए और ढूंढिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फर्रुखसियर जो थे, इसको जहांदर शाह को गद्दी से उठाकर फेंकना चाहते थे, यानी कि उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो किसकी मदद से लास्ट में उन्होंने जहांदर शाह को गद्दी से उतार देते हैं? तो सैयद बंधु की मदद से। अब ये सैयद बंधु कौन थे? तो दो भाई थे और इनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। कौन? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां इनका नाम था। अब इन दोनों भाइयों को इतिहास में शासक निर्माता के भी नाम से जाना जाता है। तो इनके मदद से फर्रुखसियर आगरा में जहांदर शाह को काफ़ी बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं और फिर गद्दी पर कौन आ जमते हैं? तो वो फर्रुखसियर होता है। और किसकी मदद से? तो सैयद बंधुओं की मदद से। अब इतिहासकार खफी खां ने जिस प्रकार से ये बहादुर शाह के बारे में क्या कहा था, तो साहिब खबर, उसी तरीके से इसके बारे में लिखते हैं कि ये लंपट मूर्ख था। तो लंपट मूर्ख क्यों था? अब देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा भोग विलास वाला जीवन व्यतीत करते थे। खुद शासन प्रशासन में भाग नहीं लेते थे, बल्कि जुल्फ़िकार खां, कुछ भी छोटा सा भी काम होता था तो जुल्फ़िकार खां को ही करना पड़ता था। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है कि जुल्फ़िकार खां ने मराठों से भी अपनी नीति जो थी, मतलब मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी, उनके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाए कि जुल्फ़िकार खां के इतने योग्य होने के बावजूद भी ये जो जहांदर शाह थे, ये काफ़ी अयोग्य थे। अब देखिए, जहांदर शाह क्या करना प्रारंभ कर दिए थे? तो षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिए थे। तो किसके विरुद्ध? जो कि उसके प्रशासन को संभाल रहा था। तो बताइए कैसे मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता? तो ये सब उनके पतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी तो जहांदर शाह के बारे में पढ़े, अब फर्रुखसियर गद्दी पर आके बैठ गया है। अब फर्रुखसियर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।